नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बेल के रिगार्डिंग बताने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक और डाउट बेल के रिगार्डिंग बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करा है, तो वो डाउट आपको समझना बहुत जरूरी है और आपकी लाइफ में ये जो मैं आपको डाउट बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है, आपके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये पॉइंट क्या है, पहले मैं आपको अपने शब्दों के अंदर बता देता हूं। ये ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट इंडिया का जजमेंट है कि यहाँ पे अभिषेक एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024 सुप्रीम कोर्ट, और ये जजमेंट अभी जस्ट रिसेंटली ही पास करा गया है। यहाँ पे मुद्दे की बात क्या थी कि अगर मान लेते हैं ए नाम का व्यक्ति है और ए नाम का व्यक्ति क्या है, एक्यूज है। अब एक्यूज है तो पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी होगी, पुलिस वालों ने, जिसको हम स्टेट पुलिस बोलते हैं, तो पुलिस वालों ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन छानबीन करने के बाद में अब पुलिस वाले क्या फाइल करते हैं, चार्जशीट फाइल करते हैं। चार्जशीट किसके पास फाइल होती है, आप लोग ये बात मुझे अपना चैट बॉक्स के अंदर बताते रहिएगा। तो ये चार्जशीट फाइल होती है अपनी ट्रायल कोर्ट के पास। अब ट्रायल कोर्ट क्या करता है, अब ट्रायल कोर्ट चार्जशीट के आधार पर संज्ञान ले लेता है। अब फिर संज्ञान लेने के बाद ट्रायल कोर्ट अपना इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद में जो ये एक्यूज व्यक्ति है इसके ऊपर अपना चार्ज फ्रेम किया जाता है कि ए नाम के व्यक्ति, तुमने जो है फला फला पर्टिकुलर अपराध किया है। फॉर एग्जांपल ए नाम के व्यक्ति, हमें चार्जशीट के आधार पे ये लगा, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में हमें ये लगा कि तुम्हारे ऊपर मर्डर का चार्ज लगाना सही होगा, तुम्हारे ऊपर मर्डर का चार्ज लगाना सही होगा। तो अब ए नाम के व्यक्ति के ऊपर मर्डर का चार्ज लग चुका है, और जब चार्ज एक बार लग जाता है तब अगला कदम क्या होता है, यहां पे ट्रायल कोर्ट के द्वारा अपना ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। अब यहां पे ट्रायल कोर्ट क्या करेगा, अपना कंडक्ट करेगा, ट्रायल कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब ट्रायल कंडक्ट करते दौरान यहां पे जो प्रोसिक्यूशन होता है वो अपने सबूत लेके आएंगे, अपने विटनेसेस को लेकर आएंगे। तो टोटल 67 विटनेसेस थे, टोटल 67 विटनेसेस थे, जिनमें से 14 विटनेसेस को अपना एग्जामिन कर लिया गया है, ठीक है। 14 अपने प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया गया है। अब यहां पर अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मान लेते हैं बी नाम का व्यक्ति है, इसकी डेथ हुई है, बी नाम का व्यक्ति है, इसकी डेथ हुई है, और बी नाम का व्यक्ति क्या है, विक्टिम है। तो बी नाम का व्यक्ति जो विक्टिम है, इसकी डेथ हुई है, तो इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पीएमआर रिपोर्ट तैयार होगी, पोस्टमार्टम और रिपोर्ट। तो पीएमआर रिपोर्ट तैयार होगी, तो ये किसके द्वारा रिपोर्ट तैयार करी जाएगी, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, एक डॉक्टर के द्वारा, जो सरकारी डॉक्टर होता है उसके द्वारा ये रिपोर्ट अपनी बनाई जाती है। अब यहां पे अपनी पीएमआर रिपोर्ट भी अपना ट्रायल कोर्ट में पेश होती है। अब क्या होता है, ये ए नाम का व्यक्ति कहां जाता है, ये ए नाम का व्यक्ति सेक्शन नंबर 439 सीआरपीसी की मदद लेता है, जिसको आज के जमाने के हिसाब से, नए कानून के हिसाब से अगर मैं बोलूं, सेक्शन नंबर 483 बीएनएसएस, ठीक है। अब यहां पे ये सेक्शन का मतलब क्या होता है, इस सेक्शन के का इस्तेमाल करके ए नाम का व्यक्ति क्या ले सकता है, अपना हाई कोर्ट में जा सकता है या कोर्ट ऑफ सेशन में जा सकता है बेल मांगने के लिए, बेल मांगने के लिए। जैसे साहब मुझे बेल दी जाए, मुझे बेल दी जाए, मेरे पर ट्रायल चल रहा है और आप मेरे को बेल दे दीजिए। तो ऐसे ही ए नाम का व्यक्ति कहां गया था, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर गया था, सेक्शन नंबर 439 सीआरपीसी का इस्तेमाल करते हुए कि जैसे साहब मुझे बेल दे दी जाए। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने सारी चीजों को कंक्लूड करा, क्या क्या चीजों को कंक्लूड करा कि जो पुलिस वाले के द्वारा चार्जशीट करी गई है इसको देखा, पीएमआर रिपोर्ट को देखा, विटनेसेस को एग्जामिन करा गया है, उन चीजों को देखा। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना एक दिमाग लगाया और एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, पुलिस वालों के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन करी गई है, इसमें कुछ झोल है, यहां पे कुछ गड़बड़ी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसे केस में यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट को लगा, यार यहां पे जो पुलिस वालों के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करी गई है, स्टेट पुलिस के द्वारा, ये गलत करी गई है, केस को दबाया जा रहा है, केस के अंदर और फैक्ट्स सामने आने चाहिए थे लेकिन वो नहीं सामने आए हैं। तो यहां पे राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या करा कि ए नाम के व्यक्ति, जो तुम बेल हमारे सामने मांगने आए हो ना, हम तुम्हारी बेल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, हम तुम्हारी बेल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। अब यहां पे राजस्थान हाईकोर्ट ने बेल के एप्लीकेशन को ए नाम के व्यक्ति की रिजेक्ट कर दिया कि सॉरी, आपको हम बेल नहीं देते हैं। साथ में एक नई ट्विस्ट सामने आया कि यहां पे राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या करा, साथ में बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद ये ऑर्डर करा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले कर रहे हैं ना, ये पुलिस वाले के बस की नहीं है, पुलिस वालों तुम इन्वेस्टिगेशन मत करो, इन्वेस्टिगेशन तुम रोक दो, हम ये ऑर्डर करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा कंडक्ट करी जाएगी, सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। अब यहां पे सवाल आया कि जब यहां पे राजस्थान हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट जब बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा होता है, उस दौरान साइमल्टेनियसली क्या ये ऑर्डर पास कर सकता है कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन पुलिस से छीनकर सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए, क्या ऐसा किया जा सकता है? देखो, हाई कोर्ट के पास अपनी पावर होती है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों से छीनकर सीबीआई को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो एक जनरल ऑर्डर पास होता है। बट यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट करते दौरान क्या सीबीआई रिजेक्ट करने के बाद में साइमल्टेनियसली एकदम क्या सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाता है, क्या ऑर्डर पास किया जा सकता है? तो इस बात को लेकर अपना ए नाम का व्यक्ति भागा भागा कहां गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
ए नाम का व्यक्ति कहां गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि जज साहब ये देखो राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कर दिया कि मेरी एप्लीकेशन बेल के रिजेक्ट भी कर दी, साथ में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर भी पास कर दिया। अब यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां पे सीबीआई को केस ट्रांसफर कराए तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो और बारीकी से केस निकल कर आएगा और बारीकी से छानबीन करी जाएगी। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहली बात, ए नाम का व्यक्ति जब तक ये अपना पकड़ा गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, ये ए नाम का व्यक्ति जेल में है, प्लस पूरा का पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी खत्म हो चुकी है, पूरी की पूरी इंक्वायरी खत्म हो चुकी है। ट्रायल के अंदर 67 विटनेस हैं, जिसमें से 14 विटनेसेस को एग्जामिन किया जा चुका है, और उसके बाद अपना जो राजस्थान हाईकोर्ट है उन्होंने क्या बोला कि केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। यानी कि अब क्या होगा, सीबीआई वाले अब अपना पूरा टाइम लेंगे, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग से सारा काम दोबारा शुरू से होगा कि जो इतनी मेहनत से पुलिस वालों ने, मेहनत बोल सकते हो आप, ठीक है, तो पुलिस वालों ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट बनाई है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जीरो से केस शुरुआत होगी, जो अपना इतने साल लग गए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लगा, फिर इंक्वायरी में इतना टाइम लगा, फिर ट्रायल कंडक्ट करने में, ट्रायल भी अभी चल रहा है जिसमें से 14 विटनेसेस अपने कैसे कैसे बुलाए गए होंगे, किस पहले सब विटनेस बुलाने के लिए पहले सम्मन भेजा जाता है, सम्मन पे आ गए तो ठीक है, वरना वारंट भेजा जाता है, वारंट पे आ गए तो ठीक है, फिर उसके बाद नहीं तो अरेस्ट वारंट भेजा जाता है, आ गए तो ठीक है, वरना फिर प्रॉपर्टी अटैच कराई जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बतेरे लंबे प्रोसेस होते हैं। तो इतना प्रोसेस सब वेस्ट हो जाता है, याद रखना। तो जब ये सीबीआई वालों को केस ट्रांसफर किया जाता है ना, तो स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। कानूनी रूप में इसको एक शब्द का इस्तेमाल करा जाता है, इसको बोला जाता है डी नोवो, इसको बोला जाता है डी नोवो इन्वेस्टिगेशन। तो यहां पे एक बात बताओ कि अब पूरा एंड पे है, मतलब आधे से ज्यादा ट्रायल निकल चुका है, और उस टाइम पे अगर केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा तो ये अपने आप में सही बात है या गलत बात है, ये तो अपनी जगह एक अलग मुद्दे की बात है, अलग डिबेटेबल वाली बात है। बट क्वेश्चन यहां पे आता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ए नाम का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने लेकर गया था कि जज साहब क्या यहां पर मेरी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के टाइम पे क्या कि सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या यहां पे अलग तरह का ऑर्डर पास करा जा सकता है? भाई बात तो मैंने बेल की एप्लीकेशन को सुनवाई की थी, बट यहां पे केस ट्रांसफर सीबीआई को करा गया है, क्या ये अपना ऑर्डर पास किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, कि जब हाई कोर्ट जो है अपना केस उसकी सुनवाई के दौरान, अपना बेल की एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान अपना वो डील कर रहे हैं, तो केवल और केवल उनका काम है बेल की एप्लीकेशन को तो अलाउ करना या रिजेक्ट करना, वो सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये साफ तौर पे इस जजमेंट के अंदर भी आपको मैं एक ग्लिम्स दे दूंगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया सॉरी कि यहां पे बेल की एप्लीकेशन को ही यहां पे डील करा जाएगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम भी केस को कंसिडर करते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चार्जशीट को पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पीएमआर रिपोर्ट को पढ़ा, तो इस आधार पे बोला कि भाई ये दोनों आधार के बेसिस पे तो हमें साफ क्लियर तौर पे समझ में आ रहा है कि एक्यूज को बेल मिल जानी चाहिए। यहां पर पीएमआर रिपोर्ट से साफ समझ में आ रहा है कि ए नाम के व्यक्ति का कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है केस के अंदर, तो ए नाम के व्यक्ति को बेल मिल जानी चाहिए। और यहां पे हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट करी है, प्लस सीबीआई को ट्रांसफर करा, ये गलत ऑर्डर पास करा है। तो ऐसे ऑर्डर को हम क्या करते हैं, सेट असाइड करते हैं, ठीक है। सेट असाइड करने के बाद और यहां पे एक्यूज को बोला कि ए नाम के व्यक्ति हम तुम्हें बेल देते हैं और तुम जाओ चुपचाप 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हो और ट्रायल कोर्ट से बेल मांगो, और बेल मांगने के बाद में ट्रायल कोर्ट तुम्हारे पर टर्म्स एंड कंडीशन लगाएंगे, और उन टर्म्स कंडीशन का पालन करते हुए जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है चुपचाप टर्म्स एंड कंडीशन का पालन करिएगा। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकती है, देश छोड़ के नहीं जाओगे, स्टेट छोड़कर नहीं जाओगे, जुरिडिक्शन छोड़ के नहीं जाओगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, तुम्हारे पर कोई दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, समाज के अंदर एक तरह से इज्जत से रहोगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है बेल ग्रांट करते दौरान। तो और जो हम आपको कभी हियरिंग पे बुलाएंगे तो चुपचाप आप हियरिंग पे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, श्योरिटी आप अपना जमा कराओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, सारी कहानी जो मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको बताई है इजी रूप से समझ में आ गई है? अब थोड़ा सा हम एक बारी एक नजर मार लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी क्या यही बात बोली है, ठीक है। तो किसका नाम है, अभिषेक एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने क्या हुआ था कि जो सीबीआई को केस अपना ट्रांसफर करा था, तो यहां पे क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने जो ए नाम के व्यक्ति की प्रेयर को रिजेक्ट करा था बेल के रिगार्डिंग, ठीक है, अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में आई, तो यहां पे और साथ में हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि सीबीआई टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सीबीआई टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। और 67 विटनेस से जिसमें से 14 विटनेस अपने ऑलरेडी एग्जामिन कर दिए गए हैं ट्रायल कोर्ट के द्वारा। फिर क्या हुआ, फिर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास करा कि ये मैंने आपको अभी सिखाया था ना, डी नोवो इन्वेस्टिगेशन होता है कि अलग आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अगर केस ट्रांसफर कर रहे हो तो वो तो शुरुआत से ही करेगी ना अपनी इन्वेस्टिगेशन, है ना, डी नोवो बोला जाता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे ऑर्डर्स को क्या कर दिया, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर पास करे गए थे सेट असाइड कर दिया, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर पास करा गया हाई कोर्ट के द्वारा हम उसको सेट असाइड करते हैं।
ठीक है। एंड अपेलेंट जो कि एक्यूज व्यक्ति है, जो कि ए नाम का व्यक्ति है, उसको बोल दिया गया बेटा तुम जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल कोर्ट के पास प्रोड्यूस हो पाओ और वहां से अपना बेल मांगना, ठीक है, और कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल तक, और जो भी आपके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाएंगी उन टर्म्स एंड कंडीशन का चुपचाप पालन करते रहना। तो आपको पूरा केस मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ाकर भी समझा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक ये नई बात समझ में आई है कि बेल की एप्लीकेशन जब रिजेक्ट करी जाती है उस दौरान किसी अनदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को केस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो आपको अगर अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा तो वो जरूर बताइएगा। और आप में से बहुत सारे लोग अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। AIB 19 का हमारा बैच है और बहुत सक्सेसफुली बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो प्रीलिम्स मेंस तक के लिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का बैच अवेलेबल है एंड अपना पूरा कंप्लीट फैमिली लॉ का बैच अवेलेबल है जिसमें पूरा हिंदू लॉ और पूरा मुस्लिम लॉ आपको पढ़ाया गया है एंड प्रीलिम्स एंड मेंस के पूरे कंप्लीट नोट्स हैं। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वीक हो, आपको लगता है यार मेरे को एक एडवांस लेवल के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। और एक बढ़िया बात यह है कि मैंने अपनी मास्टरी भी अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर करी हुई है तो उसका भी बेनिफिट आपको इस बैच के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।